नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाबा रामदास जी। और बाबा रामदास जी से हम बात करेंगे कि भाई ये योगी जी बहुत जुल्म करते हैं साहब। ऐसा जुल्म जो है ना, ये ठीक नहीं है कि भाई आखिरकार देश में कानून का राज्य है, विधि का शासन है, संविधान लगा हुआ है। और ऐसे में जो है वो मासूम लोग जो हैं उनकी इनका एनकाउंटर हो जाता है। ये बात ठीक है क्या? ये बहराइच वाला मामला जो सुनने में आ रहा है, इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं सर, मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई। जब आपको पता है कि आप पहली बात तो उत्तर प्रदेश में रहते हो, इसके बावजूद आप जो है अपने घर के सामने से निकलते हुए धार्मिक जुलूसों पे आपको गोलीबारी करनी है, पत्थरबाजी करनी है। अरे जब अच्छा मान लीजिए यह सब कुछ हो ही गया, तो आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि जब पुलिस आपको पकड़ ले तो आपको पुलिस का रिवॉल्वर छीनने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं, नंबर नेपाल तो वन, बिल्कुल ही नहीं भागना चाहिए आपको। नेपाल नहीं भागना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, आपको तुरंत लेट जाना चाहिए। सर, अमेरिका में आपने ध्यान दिया होगा, जैसे ही पुलिस आपको गाड़ी रोके और जब वो कहे ना बाहर आओ, तो भूल हुँ, के भी अपनी जेब की तरफ अगर आपने हाथ बढ़ा दिया तो पुलिस तुरंत गोली मारती है। अमेरिका का ये रूल मैंने सुना है। बिल्कुल, वो तो यही है कि अमेरिकन हाथ उठा पुलिस के ने कह बाहर आ दिया जाओ बस। कम आउट तो बाहर, हाथ ऊपर तो ऊपर, अगर हाथ नीचे आया और फिर वो कहती है तुरंत लेट जाओ, तो लेट जाना चाहिए। इसी से सीख लेते। हर बार ये सब जो है पुलिस का रिवॉल्वर छीनने की कोशिश करते हैं, हर बार ये सब भागने की कोशिश करते हैं, हर बार ये सब पुलिस पर फायरिंग करते हैं। तो सर अब आखिर आत्मरक्षा के लिए तो इसको तो मिलॉर्ड भी नहीं रोक पाएंगे। नहीं तो आत्मरक्षा तो कहो दिया हुआ है साहब। पहले जो आईपीसी थी उसके धारा 96 से लेकर 104 तक यही कहती थी। अब वही जी चीज़ जो है वो नई बीएनएस में भी आ गई है। और वैसे मुझे लगता है कि लोगों को ये तो सोचना चाहिए कि भैया जब अतीक नहीं बचे और मुख्तार अंसारी नहीं बचे, तो ये रिंकू बाबू, रिंकू मियाँ जो हैं, पहली बात तो उनको रिंकू जैसा नाम नहीं रखना चाहिए। अरे भाई कुछ अच्छा-सा नाम रखें, कुछ मौला रखें, कुछ और रखें, अल्लाह बख्श रखें। ओसामा, ये सर रिंकू ओसामा रखते, ओसामा हाँ, रखते, ओसामा सद्दाम रखते हैं। रखते, हुँ, अल जवाहिरी बिल रखते। मतलब अगर प्यार का नाम भी रखना है तो ऐसा रखते कुछ कल्लू, पिल्लू इस तरह का। रिंकू नाम औरंगजेब, क्यों रखते हाँ। हैं? औरंगा हाँ, इस टाइप का कुछ रखते हैं। हम्म। वैसे ये जो ये पूरा जो एक दिख रहा है, ये आपको ये लग नहीं रहा कि भई हमारे अखिलेश बाबू जो हैं, उनकी 37 सीटें आने के बाद से कुछ तत्वों में कुछ आवश्यकता से अधिक ही उत्साह आ गया है? सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उत्साह में तो इतना जबरदस्त मतलब वेग है जिसकी कोई हम क्या बात करें। पर सर, बहराइच की जो थोड़ी सी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको बताऊं कि बहराइच की पूरी पॉलिटिक्स पे वहां पे एक समाजवादी नेता हुए हैं, उनका नाम था डॉक्टर वकार अहमद शाह। ही वॉज एन एलोपैथिक डॉक्टर। और वो सन सर 2090-92 से लेके आज तक उनका परिवार जो है बहराइच की राजनीति पे काबिज रहा है। वो लगातार 5 या 6 बार, 5 बार आई थिंक, वो बहराइच से खुद विधायक रहे। और 2018 में उनका निधन हो गया, तो उनका बेटा अब उनकी जगह राजनीति कर रहा है। उसका नाम है यासिर शाह। उनकी पत्नी एक बार जो है वो रही हैं सांसद। और उसके बाद अब जो है बेटा और बहू। तो बेटा इस बार, उनकी जो पारंपरिक सीट थी ना सर, बहराइच सदर, 5 या 6 चुनाव बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सपा या यासिर शाह का परिवार पहली बार बहराइच का चुनाव हारा है।
अच्छा, वो भी इसलिए हार गया कि एक बसपा से कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया बहन जी ने, वो 10-12 हजार वोट काट लिए उसने, उस चक्कर में 4 हजार से वो चुनाव हार गया, भाजपा का कैंडिडेट जीत गया। अलबत्ता बहराइच सीट पे पिछले 3 बार से लोकसभा भाजपा जीत रही है, 14 में भी, 19 में भी और 22 में भी, 24 में भी। तो सर अदरवाइज बहराइच में मुस्लिम पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, हाँ 40% परंतु से ऊपर है। हाँ 40% से ऊपर है, परंतु इधर जो हिंदू कंसोलिडेशन होना शुरू हुआ है, तो आप ये समझिए कि 2022 वाले विधानसभा में मुझे अच्छी तरह याद है, एक सीट मिल गई थी अपना दल वालों को, भाजपा के सहयोगी दल को, एक सीट उन्होंने जीती, शायद 3 भाजपा ने जीती थी, और एक ये यासिर शाह की पत्नी है, उसका नाम है, वो नाम अच्छा सा नाम है उसका, हाँ मारिया शाह, वो मटेरा करके एक विधानसभा सीट है, वहां से जीती थी। तो कुल मिला के सर मुस्लिम पॉलिटिक्स और मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई है बहराइच में। एंड हाँ मैं देख रहा हूँ, मेरे समाजवादी, सामने ये स्क्रीन खुली हुई है, इसमें ये बता रहे हैं कि 1993 से लेके लगातार जी 5 बार वकार अहमद शाह वहां जीते। फिर उसके हाँ बाद जी, हाँ जी, 2017 और 2022 में फिर अनुपमा जायसवाल जीत गई। ये बहराइच सदर की स्थिति है। जी। जी वहां तो पे ये क्या है कि इधर रिसेंटली कांग्रेस का काफी, कांग्रेस की तरफ काफी झुकाव हुआ है मुस्लिम वोटरों का, इधर पिछले 1 साल में। तो एक तो समाजवादी पार्टी इज लूजिंग ग्राउंड देयर, तो इस दंगे में वो जो वकार अहमद शाह का जो परिवार है, उसका बेटा, उसकी बहू, क्योंकि वकार अहमद खुद और उनकी पत्नी, इन दोनों का तो इंतकाल साहब पे फरमा गए दोनों लोग, तो बेटा बहू अब राजनीति करते हैं इलाके की, और दे आर लूजिंग ग्राउंड नाउ। तो सर ये इस बार का जो दंगा हुआ है ना, इट वॉज वेरी वेल प्लान्ड। जैसा कि आपको पिछला जो दिल्ली वाला दंगा अगर आप याद करें, तो सभी घरों की छतों पर पत्थर, बकायदा क्रेट्स में सजा के पेट्रोल बम, उसके बाद वो गुले ले बनाते हैं जो साइकिल की ट्यूबों से, आपको ध्यान होगा, इस हाँ हाँ प्रकार, हाँ। और हथियार सर पहले से सब कुछ तैयारी करके रखी गई थी। नहीं तो आप बताइए ना, अगर आपको अभी पथराव करना पड़ता, तो हमारे घर की छत पे तो हमें एक पत्थर नहीं मिलेगा, तो इनके इनके पास पत्थर कहां से आ जाते हैं दंगा करने के लिए? क्यों सर? होता पता है क्या है, ये डेट पहले से फिक्स है, टाइम उनको पता है कि भैया इतनी तारीख को मूर्ति विसर्जन का जुलूस आएगा, और ये तैयारी करके रखनी है। पर इनको एक बात समझनी चाहिए ना सर, अब्दुल हामिद वो जो मालिक है मकान का, जहां से पहला पथराव शुरू हुआ, फिर उसके बाद विवाद हुआ, और उसके बाद वो लड़का आया जो सरफराज उर्फ रिंकू है, वो बाहर निकल के आया, बोला कि मेरे घर के बाहर भजन नहीं बजेंगे। तो लड़कों ने बोला क्यों नहीं बजेंगे? बोला तुम जब मुहर्रम का जुलूस निकालते हो तो तुम हमारे घर के आगे। सर अगर आपने कभी ध्यान दिया हो ना, जो टारगेट, हमारे बगल में एक कस्बा है गांव के, तो सर वहां पे एक आरएसएस के एक लोकल लीडर थे, छोटा सा कस्बा है, मतलब मुश्किल से उसकी पॉपुलेशन होगी 3-1 हजार, उसके अंदर सर मुहर्रम का जुलूस निकलता था, और वो बताते हैं कि मेरे घर के आगे आधा घंटा खड़े होके जो है ये सब छाती पीटते हैं और भड़काऊ नारे लगाते हैं, सिर्फ मुझे सुनाने के लिए, आधा घंटा। उसके बाद जुलूस आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ही इज द आरएसएस लीडर।
तो सर ये तो हमेशा से हमें टारगेट करके हमारे घरों के बाहर जो है शौर्य प्रदर्शन करते आए हैं। अगर हमारे लड़के अगर आपके दरवाजे से भी निकल जाए, सामने से सिंपल निकल जाए, तो हाँ अभी एक खबर आई है, टोटल 3 थे, एक मार दिया, 2 ठीक। कुल 3 लोग थे एनकाउंटर में। अभी लेटेस्ट न्यूज जो आ रही है हॉस्पिटल से, जो न्यूज आई है कि 2 ऑफ देम आर बीइंग ट्रीटेड फॉर गन शॉट वुंड्स। पैर में गोली लगी है 2 के। नहीं, दूसरे का रिपोर्ट कुछ नहीं है, 2 जिंदा है। तो सर 2, हाँ, तो तीसरा जो है डेड है, ये रिपोर्ट है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है जो कि वहां के बहराइच के सीएमओ ऑफिस में एक बैठे हुए एक मित्र ने अभी भी तुरंत फोन करके बताया है। तो सर ये जो है ना, हम वो फातिहा पढ़ लें। इन्ना इलाहे व इलैहि राजिऊन। ये तो पता है कि भाई तो अल्लाह के यहाँ से आए हो, अल्लाह के यहाँ चले गए, ऐसा ये बोलती है ना। आपको नहीं पता ये? जी, तो ये जो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमें बहुत कष्ट हुआ सरफराज मियाँ, रिंकू मियाँ के जाने से। एक होनहार गुंडा, नहीं, अच्छा, उसकी असमय रिंकू की एक बहन है, काल कवलित हो गया। सर रिंकू आप की बताइए एक बहन है, उसका बयान आया है। कितना होनहार बनता ये। अब ये देखिए, ये अतीक जो है ये भी इसके यहीं से आसपास से ही था, गोंडा से था शायद। तो ये एक होनहार गुंडा बनता है, एक होनहार गुंडे के टैलेंट से हम वंचित हो गए। इसके लिए हम फिर से वही बोलेंगे जो अभी मैंने बोला था कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर रिंकू जो है, ये सरफराज जो मरा है, इसकी जो बहन है उसका एक बयान आया है, अभी वो भी आया है। उसने ये बयान दिया है पुलिस, आई मीन मीडिया को, कि मेरे फादर को, मेरे 3 भाइयों को और मेरे पति को और हमारे एक कजन को पुलिस एसटीएफ जो है 3 दिन पहले उठा के ले गई थी। हालांकि एसटीएफ ने ऐसा किसी उसकी पुष्टि नहीं की है गिरफ्तारी की। तो उसका कहना है कि मेरे पति को भी उठा के ले गए हैं। तो जो मेन एक्यूज था उसके फादर का नाम है अब्दुल हामिद। ही टू इज मिसिंग या अंडर अरेस्ट, व्हाटएवर आप कुछ भी कह लीजिए। और तो सर कुल 8 मेन एक्यूज्ड हैं, बाकी लोग अज्ञात हैं इस केस में। और जिस तरीके से अमिताभ यश खुद पिस्तौल लेकर इस दंगे में क्राइम कंट्रोल और क्राउड मैनेजमेंट करते हुए दिख रहे थे, उसकी भी बड़ी आलोचना हो रही है कि तुम्हारा एडीजी एलओ जो है वो खुद रिवॉल्वर चमकाता घूम रहा है। नहीं, अब आप ये बताएं मुझको, ये तो हमने देखा कि भाई ठीक है ये जो कुछ इन्होंने किया, लेकिन उसके बाद से जो प्रतिक्रिया हुई लगातार 3-4 दिन तक जो है वो हिंदुओं ने जो प्रतिक्रिया दी, ये आपको लगता नहीं है कि ये अभूतपूर्व है और ये मुजफ्फरनगर के बाद से ऐसी प्रतिक्रिया देखी नहीं गई? सर एक बात बताऊं, ये भाई जॉन्स को ना, ये बार बार मैं हमेशा कहता हूं इट इज अ बूस्टर डोज। और ये मैं तो आई स्ट्रांगली बिलीव इन वैक्सीनेशन। मैंने आपको वो किस्सा बताया था, मैं आपको आपके दर्शकों के लिए एक बार रिपीट करना चाहूंगा। 90 के दशक में जो बनारस में जो हर रोज नहीं होता था, मतलब हर साल 3-4 बार दंगा होता था सर बनारस शहर में। और हार्ट ऑफ द सिटी में होता था, मदनपुरा में होता था। गुदौलिया चौक से मदनपुरा की दूरी है 250 मीटर। काशी विश्वनाथ मंदिर से दूरी होगी कुल 500 मीटर, अगर एग्जैक्ट एरियल डिस्टेंस देख लिया जाए। और साल में 4 बार दंगा होता था। तो एक वहां पे एक एसडीएम था, वो थोड़ा
बददिमाग आदमी था, उसने बोला, डीएम से बोला कि सर अगर आप हुक्म दे तो मैं ये सारी जिंदगी के लिए ये रोग दूर कर दूं। उसने बोला पहले रुक जा, मैं ऊपर से परमिशन ले लूं। कल्याण सिंह जी थे, तो कल्याण सिंह जी से बकायदा डीएम ने बात की। डीएम ने कहा ठीक है कर लो, कल्याण सिंह जी ने कहा कर लो पर थोड़ा ध्यान से। सर हरी झंडी मिल गई, उस एसडीएम ने बगल में रामनगर में पीएसी की एक बटालियन का कैंप है परमानेंट, वहां से सर पीएसी बुलाई और सर पूरा मदनपुरा रात को 10-11 बजे घेर लिया। सारी रात तो तलाशी अभियान चला और उस पूरे दंगे का जो मास्टरमाइंड था एक यूनानी डॉक्टर था, उसको उठा लाया। और लोग बताते हैं कि जब पूरे मोहल्ले का जब तलाशी अभियान चला तो 2 ट्रक असलहा निकला था, तलवार, बम और ये देसी कट्टे और ये सब, 2 ट्रक भर के। महिलाओं के घाघरे टांगों में तलवारें बांध रखी थी, घाघरे उठा उठा के तलवारें खोल के लाई थी पीएसी। और हकीम साहब को जो है बीच चौराहे पे घसीट के लेके आई पीएसी और अपने फौजी बूटों से मारा था। और वहीं जो है अल्लाह को प्यारे हो गए, उनको ले जाके सिविल हॉस्पिटल कबीर चौरा में भर्ती कराया, जिंदा दिखाया। 2.5 दिन तक वो आईसीयू में कोमा में रहे। 3 दिन बाद उनकी डेथ हुई कागजों में, वैसे डेथ उस चौराहे पे ही हो गई थी। सर वो दिन और आज का दिन, वो दिन, ये 90 की बात है, 90 के दशक शायद 91-92 की, और आज तक फिर बनारस में कभी दंगा नहीं हुआ। अच्छा गुजरात में भी कितने दिन शांति रही, पर 10 साल बाद जो है सर, तो गुजरात में भी तो ट्रीटमेंट हुआ था, 10 साल में ये भूल जाते हैं। तो जैसे आम जब हम डॉग्स को हम वैक्सीनेशन 7 मंथ देते हैं ना, तो 1 साल बाद बूस्टर डोज देना पड़ता है। सर इनको हर 10 साल पे बूस्टर डोज देना जरूरी है, अदरवाइज दे फॉरगेट, द बॉडी फॉरगेट्स दैट वैक्सीनेशन। सर ये आपने बहुत सही याद दिलाया कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ये प्रॉपर जो है सर, इनको बूस्टर डोज देना बहुत जरूरी, तो ये बूस्टर डोज दे दिया। अच्छा अभी आज ही मैं एक जगह पढ़ रहा था कि ये इस प्रकार के कम्युनल स्ट्राइफ की ना एक हमारे देश में एक ट्रेंड होता है, पहले दिन ये हमेशा भारी पड़ते हैं। क्यों? बिकॉज दे ऑलवेज स्टार्ट इट। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज उनके हाथ साथ रहता है ना, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज पहले दिन ये भारी पड़ते हैं, दूसरे दिन फिर हिंदू जो है इनका ट्रीटमेंट शुरू करता है, और फिर तीसरे दिन ये या अल्लाह करते हुए विक्टिम प्ले करते हैं, और फिर अगले 10 साल तक रोते हैं। तीसरे दिन की पिटाई, फिर ये पूछते हैं हाय हाय पुलिस क्यों हटा ली। पहले ये बोलते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम देख लेंगे। हाँ जी। फिर तीसरे दिन ये पूछते हैं हाय पुलिस कहां थी, पुलिस कहां थी, हम तो एहसान जाफरी साहब फोन करते रहे, पुलिस नहीं आई। वहां वो गुलबर्ग सोसाइटी में यही तो रोना था ना इनका, हाय हम फोन करते रहे पुलिस नहीं आई। अब पहले तो तुम कह रहे थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम दिखा देंगे। अब जब पुलिस हट गई फिर तुम कहते हो हाय पुलिस नहीं आई। फिर अब ये अगले 10 साल तक देख लीजिएगा सर, यही विक्टिम प्ले करेंगे, हाय पुलिस नहीं आई, हाय पुलिस नहीं आई। तो सर वो बूस्टर डोज लग गई है, अब अगले 10 साल तक ये सही रहेंगे। अच्छा ये तो वो जो बूस्टर डोज है ना वो बहुत जरूरी होती है। ये जो मैं कह रहा था कि आप ये देखिए कि इस बार मुझे तो नहीं याद पड़ता कि जितने हमले इस बार विसर्जन यात्राओं पर हुए हैं उतने पहले हुए थे। इस बार कुछ अधिक ही हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश में तो कोई सोचता भी नहीं था। कौशाम्बी में हुआ, कुशीनगर में हुआ, ये यहाँ पे हुआ, और आपके देवरिया में हुआ, और भी अन्य स्थानों पर, कई स्थानों पर इस बार जो है ये इन्होंने किया है। तो क्या साइकोलॉजी क्या है, मानसिकता क्या है? सर दिस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय समाजवादी पार्टी।
क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी बड़ा इनसिक्योर फील कर रही है राहुल गांधी की वजह से। क्योंकि सर हरियाणा के चुनाव में ना मुसलमानों की जो केमिस्ट्री दिखाई दी है ना टुवर्ड्स कांग्रेस, वो बड़ी यूनिक थी। क्योंकि देखिए, आई हैव बीन फॉलोइंग हरियाणा पॉलिटिक्स फॉर द लास्ट 40 years। सर एक तो हरियाणा की पॉलिटिक्स में मुस्लिम वोट हमेशा से इररिलेवेंट रहा, परंतु पिछले 10 सालों में जो प्लान्ड डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, और सर कांग्रेस की, अच्छा ये आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से सीखा है या कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से सीखा है, ये अभी जांच का विषय है। सर ये इन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है कि जो इनकी कमजोर सीटें हैं वहां पे 5 से 10 हजार रोहिंग्याज, बांग्लादेशी या वेस्टर्न यूपी से लाके लोगों को बसाया जाए बकायदा, और अपने विधानसभा क्षेत्र में 3 से 5 हजार वोट बढ़ाई जाए इनकी। और ये बड़ा प्लान्ड वे में चल रहा है पूरे उत्तराखंड में, पूरे हिमाचल में, पूरे पंजाब में, सर पूरे हरियाणा में। सर ये चारों स्टेट जो है ना सर, ये इनका नेचर ऐसा है कि उत्तराखंड में तो 2000 वोट बहुत होते हैं। हिमाचल में भी, हिमाचल में भी 2000 वोट इज ह्यूज नंबर। हरियाणा में 5000 वोट। अभी आप एक काम करिए, अभी जो रिजल्ट आया है उसमें 5000 वोट उधर से इधर कर दीजिए, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी सर। सिर्फ 5000 वोट 20 सीटों पे आप उधर से इधर कर दीजिए। तो लकीली हरियाणा में तो थी खट्टर साहब और नायब सिंह सैनी साहब की सरकार, तो दे वर वेरी कॉशियस। तो उन्होंने इनका प्रभाव 7 या 8 सीटों पर सीमित कर दिया है। 3 सीटें हैं जगाधरी, यमुनानगर और सडौरा, और 3 है इधर वो फिरोजपुर, झिरका, और एक और क्या नाम है उसका, पुनाना शायद ऐसे कुछ नाम है। पुनाना है, और 3 में है थोड़े बहुत। हाँ जी। तो सर जिस तरीके से इस बार मुस्लिम वोट ने कांग्रेस के लिए एकजुटता और सक्रियता, मतलब मुसलमान चुनाव प्रचार करता हुआ नहीं दिखता था, रैलियों में गोल टोपियां नहीं दिखती थी। इस बार की दीपेंद्र हुड्डा के सभी सभाओं में, भूपेंद्र हुड्डा की सभाओं में, कांग्रेस की सभाओं में स्पेशली गोल टोपी और बुर्के दिखाई देते थे। दिस इज सेट टू बी डिजाइन्ड, और इसको पूरे देश में, इस मॉडल को पूरे देश में रेप्लिकेट करने की प्लानिंग चल रही है कांग्रेस की। इससे जो सबसे ज्यादा आशंकित है वो अखिलेश यादव है। उसको लग रहा है कि यार मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी राहुल गांधी को यूपी में जगह देके, कहीं मैंने भस्मासुर को जिंदा तो नहीं कर दिया। तो सर जो वो फियर फैक्टर है ना, मुसलमानों को का वोट अगर लेना है तो उसको भाजपा से, हिंदुत्व से, हिंदू से, आरएसएस से, बजरंग दल से डराओ, बाबा से डराओ। जितना ज्यादा वो भयभीत होगा, डरेगा, वो फियर फैक्टर है, उतना ज्यादा वो कंसोलिडेट होगा बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव को, अच्छा आप देखिए कि इन दिनों अखिलेश यादव इनके पक्ष में बड़े मुखर होकर बोल रहे हैं। ही इज वेरी मच वोकल, मतलब इस बात की परवाह किए बगैर कि मेरे इस वोकल सपोर्ट से कहीं हिंदू नाराज ना हो जाए, इसकी परवाह किए बगैर अखिलेश मुसलमानों के पक्ष में हर जगह खड़े हो रहे हैं।
अभी तो खैर बहुत ज्यादा माहौल गर्म है, नहीं तो आप देखिएगा बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी जो है इस सरफराज रिंकू और अब्दुल हमीद के घर पे जो है फातिहा पढ़ने जाएगी। थोड़ा सा माहौल, अभी तो माहौल वहां माहौल नहीं है ना जाने का। अच्छा, हिंदू इस बार कुछ ज्यादा ही उग्र हो गया है बहराइच में। 3 दिन तक ऐसा बताया जाता है कि सचमुच पुलिस जो है वो 15 मिनट के लिए जो है वो गायब हो गई थी। तो सब, अब आपको तो पता ही है, पुलिस 15 मिनट का अगर टी ब्रेक ले ले तो क्या होता है। वैसे मेरे पास ये समाचार आ रहा है कि एसपी बहराइच ने ये स्टेटमेंट दिया है कि सरफराज और तालिब दोनों घायल हैं और मरा कोई नहीं है। अच्छा, चलिए, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट जो हमारे पास फोन आया था उसमें यह था कि अस्पताल के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ है। तो अभी थोड़ा सा केओटिक सीन है। चलिए, वो तो स्थिति क्लियर हो जाएगी शाम तक, मरा कि नहीं मरा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग मिसिंग भी हैं। तो ठीक है सर, अरे भाई, पकड़ कोई लिया ना। नेपाल में अगर कोई नेपाल में जाके मर गया होगा तो उसका क्या करेंगे, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, नहीं नहीं, वहां पर एक कैनाल के किनारे हुआ है एनकाउंटर, नहर के किनारे, नदी के किनारे। अब पता नहीं मर गया, बह गया, डूब गया, ये सब चलिए, भी तो है ना पता चल सर। जाएगा, कल 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 तक पता चल जाएगा पूरी अच्छी तरह से। कल तक पता लग जाएगा। तो सर कुल मिला के ये कुल मिला के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की आपसी खींचतान का नतीजा है, जो मुस्लिम को उकसाया जा रहा है कि वो ऐसी शोभा यात्राओं पे, ऐसे रिलीजियस प्रोसेशंस के ऊपर हमले करें जिससे कि जानबूझकर माहौल खराब हो और मुसलमानों को सपा के झंडे के नीचे यूनाइट किया जा सके। दे शुड नॉट ड्रिफ्ट टुवर्ड्स कांग्रेस। ये है पॉलिटिक्स अखिलेश यादव की। तो इसके लिए तो उनको तो कम से कम पूरी तरह से नकारना पड़ेगा ना कांग्रेस को। उपचुनाव में उनको टिकट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे, ये शायद एक सीट, ओनली वन अभी तक की जो खबरें हैं, क्योंकि अभी वो मिल्कीपुर वाला तो डिक्लेयर हुआ नहीं, तो 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है। और मिल्कीपुर वाले तो पहले से तय था कि वो अवधेश प्रसाद का लड़का लड़ेगा। तो जो बाकी बच गई 9 सीटें हैं, उसमें शायद एक सीट कांग्रेस को मिलेगी। जो जो उनकी जीती हुई सीटें थी, कटहरी, मंझवा तो खैर वो उसकी अपना दल की सीट थी, आपके फूलपुर और ये सीसामऊ, करहल, ये तो सब इन्होंने डिक्लेयर कर दी। बची हैं कुंदरकी, मीरापुर और खैर और गाजियाबाद। जी, इसमें तो वैसे भी कांग्रेस को किसी को दे भी दो तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। नहीं पड़ने वाला। कुंदरकी तो समाजवादी ही लड़ेगी। वो जी, तो इसकी जियाउर रहमान बर्क की खाली हुई सीट है, जो संभल का एमपी बन गया। मीरापुर आरएलडी की है। खैर और गाजियाबाद जो है, ये दोनों ये सिटिंग सीट है बीजेपी की। तो एक है इसलिए शायद निषाद पार्टी की है, कोई एक सीट वो निषाद पार्टी की है। मंझवा की है, वो मंझवा की, अच्छा जी, अपना दल की नहीं है, वो निषाद पार्टी की मंझवा की सीट। मंझवा ये जी, आपके शायद ये मिर्जापुर में पड़ता है। जी। तो समाजवादी पार्टी वैसे तो अंदर अंदर इनका कुछ चल रहा होगा, ऊपर ऊपर से तो ये बहुत बिल्कुल एक तरह से दास भाव दिखाते हैं राहुल गांधी के प्रति। सर वो भी दैट टू इज अंडर द प्रेशर ऑफ मुस्लिम वोट। आपको ध्यान होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव पे बहुत ज्यादा प्रेशर था
कि वो कांग्रेस को हर हालत में एकोमोडेट करें, और अगर नहीं किया और अगर कहीं खुदा न खास्ते अगर बीजेपी जीत गई तो सारा दोष अखिलेश के ऊपर आ जाता। इस प्रेशर में अखिलेश ने 17 सीटें कांग्रेस को दे दी थी, नहीं तो अखिलेश हो सकता है पैक्ट न भी करते। पर मुस्लिम वोट का प्रेशर इतना ज्यादा था, मुसलमान नाराज हो जाते, उस डर से अखिलेश ने 17 सीटें दी थी। तो सर वो ये जितना भी प्यार मोहब्बत है ये नकली है, ये सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए है। असलियत में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बहुत बुरी तरह भयभीत है। मुस्लिम वोट बैंक जिस तरीके से प्यार की प्रेम की पींगे बढ़ा रहा है कांग्रेस की तरफ, पैन इंडिया लेवल पे हर जगह, चाहे जहां आप देख लीजिए, तो उससे निश्चित रूप से अखिलेश का भयभीत होना तो स्वाभाविक है। और सर डरा हुआ मुसलमान हमेशा घातक होता है। मतलब मुसलमान के साथ सबसे बड़ी खासियत है कि डरा हुआ मुसलमान भी घातक होता है और निर्भीक मुसलमान ज्यादा घातक होता है। ये स्टोरी है सर। तो आगे आप क्या देखते हैं, ये जो जिस प्रकार का इन्होंने ये बनाया है, इसकी प्रतिक्रिया हुई है हरियाणा में भी जो चुनाव हुआ, वो हरियाणा में भी चुनाव में इन सारी जो स्थिति बनी है उनकी प्रतिक्रिया तो देखने को मिली ही है। तो ये जो है वो आगे महाराष्ट्र तक भी जाएगा क्या? सर हरियाणा में योगी जी ने जो नारा दिया ना सर, बटेंगे तो बटोगे कटेंगे। तो कटोगे, सर हम्म। उसका बहुत ज्यादा बहुत व्यापक असर हुआ। अच्छा, उसकी वो अंडर करंट के रूप में हरियाणा में देखने को मिला, और धीरे 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 हुड्डा के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ 35 जातियां लामबंद हो गई। एंड दिस कंसोलिडेशन वाज सो ग्रेजुअल एंड सो साइलेंट कि सर अच्छे अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट को, अच्छे अच्छे पैनलिस्ट और जो विश्लेषक चुनावी पंडित थे ना, वो जज नहीं कर पाए कि इस कदर ध्रुवीकरण हो रहा है 35 जात का। सर उसमें जो वो बटोगे तो कटोगे जो नारा है ना सर, वो मुझे लग रहा है कि अब महाराष्ट्र चुनाव में और झारखंड में भी और यूपी में भी, तीनों चुनाव में ये आपको इसका असर दिखाई देगा। और इन तीनों चुनाव में योगी जी एक स्टार प्रचारक के रूप में जाएंगे, प्रचार करेंगे, और आप देख लीजिएगा बड़े मिराकुलस रिजल्ट्स आएंगे योगी जी के प्रचार के। जैसे तो महाराष्ट्र में तो सर ये पहले तो ही एक आपको ध्यान हो कि महाराष्ट्र में जो एक रामगिरी महाराज वाला जो प्रकरण हुआ था, और उसमें एकनाथ शिंदे ने रामगिरी महाराज जी के साथ जाके और उनके साथ हाथ उठा के फोटो खिंचवाई थी। तो उससे भी एकनाथ शिंदे की प्रतिष्ठा और उनकी इमेज में बड़ा इजाफा हुआ। आपको एंड ध्यान है ना दैट वाज, रामगिरी महाराज वाला फिल्म? सर दैट वाज अ वेरी बोल्ड स्टेप। यस। एंड निश्चित रूप से उसमें एकनाथ शिंदे की, महाराष्ट्र सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ी है, हिंदू हित रक्षक के रूप में उनकी इमेज स्ट्रांग हुई है, और इसका असर बाकी देश पे पड़ा है। अच्छा एक चीज और देखिए ना, वो दासना मंदिर पे जो अटैक हुआ, जी। और हैं वो उसी का एक्सटेंशन तो था।
है ना, क्या रसूल की तौहीन में 6 इंच छोटा कर दो, सर तन से जुदा का एक्सटेंशन ही तो था ना डासना मंदिर। तो सर जितना ज्यादा मुसलमान एग्रेसिव होगा उसकी प्रतिक्रिया में हिंदू उतना यूनाइट होगा। ये तो इनको पता है, ये क्यों करते हैं ऐसे? सर दे प्ले टू द ट्यून ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज और जो नेता हैं। सर अखिलेश के हित में है कि मुसलमान बदमाशी करे और फिर पिट जाए कायदे से। तो सर वो एक बहराइच की पिटाई को पूरे यूपी में भुनाएगा और घूम घूम के दिखाएगा, देखो यार मुझे तो इतना मारा, देखो यार मुझे तो इतना मारा, है ना। तो विक्टिम प्ले करने के लिए सर 10 साल के लिए मसाला मिल गया, बहराइच खोल खोल के दिखाएंगे अब ये। तो ये इन्हें सूट करता है ना। और ये मूर्ख, अब आप अब्दुल हमीद के परिवार से पूछो ना, भाई तुम्हें ये पंगा लेने की क्या जरूरत थी? अखिलेश आया तुमको बचाने के लिए। जब तुम ये पंगा लेते हो और जब बाबा की पुलिस और बाबा का प्रशासन तुमको कुचलता है तुम्हारी बदमाशियों को, तो अखिलेश तो नहीं आया तुमको बचाने, मरे तो तुम ना। तो ये बात तो सर अखिलेश समर्थकों को सोचनी चाहिए ना। सर छतरपुर में जब वो 2-3 हजार लोगों की भीड़ लेके चला था कोतवाली घेरने, फिर उसकी जब वो शानदार 20 करोड़ की कोठी यादव जी ने ढवा दी, अब वो रोता है। तो बोला अबे वो गिरी जी ने कोई अपनी कथा में कुछ कह दिया, उसके लिए तू अपना रोब गालिब करने कोतवाल को डराने के लिए छतरपुर में जुलूस निकालता फिर रहा है? अब रो रहा है कि आए मेरी कार भी तोड़ दी, मेरा घर तोड़ दिया, मेरा तो कुछ किया ही नहीं था, मैं तो भीड़ को समझा रहा था सिर्फ। रोते रहो बेटा, अब उनसे पूछ लो, अब नहीं निकालेगा जुलूस? अब नहीं निकालेगा जुलूस? दे शुड अंडरस्टैंड कि अखिलेश तुमको बचाने नहीं आएगा। अगर बदमाशी करोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुमको बाबा के बुलडोजर से नहीं बचा सकती। जी। तो अब ये उपचुनावों का उद्घोष हो गया है, इन उपचुनावों के मद्देनजर आपको क्या लगता है, ये टेम्परेचर और बढ़ेगा कि अब कम होगा? क्योंकि अखिलेश बाबू तो आरोप लगा रहे हैं कि साहब कि ये चुनावों की वजह से हो रहा है, जबकि किया उन्हीं के आदमियों ने। हाँ सर ये अब सर अगले 3 साल तक लगातार ऐसे ही चलेगा, 3 साल अगले 3 तक साल? चलेगा अब ये। जी अच्छा। बिल्कुल। जब तक, मुझे तो लगता है कि अगले 3 साल बाद जो है योगी जी जो है वही विल बी डिक्लेयर्ड एज द नेक्स्ट पीएम फेस। तब ये मोदी को याद कर करके रोया करेंगे कि मोदी तो बहुत शरीफ आदमी था, ये कहां फंसा दिया तुमने, है इससे तो अच्छा मोदी रह लेता, ये योगी को कहां से ले आए। पर सर ये लेके आएंगे योगी को, मैं तो इतना जानता हूं। इनकी कौन? बदमाशियां अखिलेश और राहुल गांधी? हाँ बिल्कुल, अखिलेश, राहुल गांधी और मुसलमानों की ये गुंडागर्दी, जिहादी मानसिकता, ये इसी तरह हमारे धार्मिक जुलूसों पर पथराव, हमारे मंदिरों पर हमले। सर एक और वीडियो आपने देखा, वो कोई उधर सिकंदराबाद का या साउथ का कोई लड़का था, वो देवी प्रतिमा पे बाकायदा वो लात मार रहा था, उसने प्रतिमा तोड़ दी। उसके बाद हाँ उसका हाँ एक हाँ वीडियो हाँ। आया कि
पब्लिक ने उसको जो है कायदे से जो है प्रसाद दिया है। हाँ। तो भैया क्या जरूरत थी? बिल्कुल। और तुम ये तो देख लो कि तुम ये बदमाशी कर रहे हो, साले ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तो सर ऐसी बदमाशियां करेंगे तो ऐसे ही पिटेंगे, और पिटते रहेंगे पर बदमाशी से बाज नहीं आएंगे। अच्छी बात है। चलिए, इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं, और इसी तरह से यदि होती रही तो मुझे लगता है कि अब जिस तरह से ये कह रहे हैं ना कि साहब कि ये मुस्लिम क्षेत्र था, तो अब लोग पूछ रहे हैं कि अगर एक मोहल्ला जो है वहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हो गए तो वो मुस्लिम क्षेत्र हो गया, तो फिर भारत तो हिंदू बाकी राष्ट्र क्यों शेष नहीं है? बिल्कुल बात नहीं, इसी में ये तो मैथमेटिकल लॉजिक हो गया ना सर, कि अगर एक 2000 पॉपुलेशन की वजह से तुम्हारा मोहल्ला अगर मुस्लिम एरिया बन सकता है, तो फिर तो भारत वो हिंदू एरिया क्यों नहीं बन सकता? हिंदू राष्ट्र है वो, तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से है। ये फॉर्मूला तो तुमने दिया ना। तो बिल्कुल सर, ये फॉर्मूला हमें तो मंजूर है, मुझे तो बहुत, मतलब आई लाइक इट। कि चलो भैया इसी 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 फॉर्मूले के आप हमें हिंदू राष्ट्र दे दो। जिस जिस एरिया में हम बहुसंख्यक हैं उसको बना दो। अच्छा, और भी घटनाएं हो रही हैं, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई आप तुरंत ये जो है इनका जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनको ना केवल सिटीजनशिप एक्ट में बल्कि दूसरे एक्ट्स में सब में प्रावधान है, फॉरेनर्स एक्ट में प्रावधान है, सिटीजनशिप एक्ट में प्रावधान है, और पासपोर्ट्स एक्ट में प्रावधान है, सब में जो है इनको एक्टिवली डिटेक्ट कीजिए और डिपोर्ट कीजिए। तो इसका भी थोड़ा बहुत माहौल पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि अब तो फिर हल्ला गुल्ला एनआरसी का फिर से शुरू हो जाए। सर बिल्कुल। और वो बदरुद्दीन अजमल का जो बयान आया है वक्फ वाला। और कि वक्फ वाला, कि एयरपोर्ट भी हम्म। हमारी वक्फ की जमीन है, संसद भवन भी, राष्ट्रपति भवन, मतलब तो एक बार तो इनसे सर सारे लिस्ट मांग लेनी चाहिए कि भाई चलिए, पहले लिस्ट तो की तुम ये बात ही नहीं बता है। दो। अरे भाई देखिए, मैं बता देता हूँ आपको कि हमारी तो इस्लाम में पीएचडी है ना, तो इस्लाम का सिद्धांत है वो वही वाला है जो हमास कहता है। हमास क्या कहता है? हमास का चार्टर पढ़िए। हमास कहता है कि भाई एक बार जो जमीन इस्लाम के कब्जे में आ गई, वो हमेशा के लिए इस्लाम का क्लेम हो गया उसके ऊपर, वो वक्फ हो गई। तो क्योंकि भारत में इस्लाम का कब्जा रहा है, तो वो सारी जमीन वक्फ है। तो राम मंदिर भी वक्फ है इस हिसाब से तो। हाँ, और क्या, राम मंदिर भी वक्फ है, काशी विश्वनाथ भी वक्फ है, मथुरा भी वक्फ है, मथुरा सब भी कुछ वक्फ वक्फ है। है। और क्या, आप भी वक्फ है, हैं? आपका आश्रम भी वक्फ है। हाँ। इसको बोलते हैं दौरे खिलाफा का सिद्धांत। ये दौरे खिलाफत रहा है भारत। हम्म। तो दौरे खिलाफत जहाँ पर एक बार आ गई, तो वो पूरा का पूरा जो है वो इस्लामिक क्षेत्र हो गया। अब आप लोग कहते हैं कि नहीं साहब, हमने मराठों ने आज़ाद करा लिया, फिर अंग्रेज़ों ने कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब ये चीज़ें इस्लामी कानून की नज़र में कोई वैलिड थोड़ी है। सर पर मैं इतना जानता हूं सर, बहराइच के इंसिडेंट ने हिंदुओं को एक संदेश दे दिया है कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट डायरेक्ट एक्शन डे, क्योंकि तुम्हारे पास तो मेरा एक तो कंकड़ भी बहराइच के नहीं हिंदुओं मिलेगा। से ये कहना है कि कम से कम वो सालार मसूद की मज़ार पे जाना तो बंद कर दो। गाजी गाजी मियाँ की गाजी। मजार पे। हाँ, इतना तो कर ही सकते हो। हाँ, और अगले डायरेक्ट एक्शन डे के लिए तैयार रहें, क्योंकि हर वो घर तो के ऊपर तुमको वो तो रहना ही पड़ेगा। उसमें तो कहीं किसी तरह की गुंजाइश ही नहीं है। जी। जब आपको ऐसा कर सकते हैं कि साहब कि आप जहाँ से सामने से निकले गए हैं, ये हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन के सामने से नहीं निकल सकते, तो फिर क्या होगा?
सर, हिंदूज के लिए ये अलार्म बेल्स बज रही हैं, और वो जो राहुल गांधी ने कहा था ना सर कि पेट्रोल कैरोसिन छिड़का जा चुका है, सिर्फ तीली दिखाने की जरूरत है। सर, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू द पीपल ऑफ हरियाणा कि उन्होंने एक समझदारी से वोट करके इनके बहुत बड़े मंसूबे, सर राहुल गांधी जैसे लोगों की प्लानिंग पूरे 5 साल पीछे हो गई हरियाणा हार जाने की वजह से। नहीं तो मैं आज आपको शंभू बता रहा बॉर्डर हूं, पे क्या हाल है, शंभू बॉर्डर वो के लोगों के क्या हाल चाल है, वो पता क्या बिल्कुल आपको? वैसे एज इट इज जमे हुए हैं, एज इट इज। मंडियां धान से पटी हुई हैं, कोई धान की लिफ्टिंग हो रही है। अब किसानों ने सड़कों पर धान खाली करना, आज की लेटेस्ट रिपोर्ट बता रहा हूं कि ये बहाना हो गया है कि साहब मंडियों में जगह नहीं है, इसलिए हम सड़कों पे अपना धान खाली कर रहे हैं। दे हैव स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग द रोड्स, वो मंडी का गोदाम बना रहे हैं वहां पे, और शंभू बॉर्डर पे धरना एज इट इज लगा हुआ है। और अभी निकट भविष्य में भी मंडियों द्वारा धान की लिफ्टिंग की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। मैं आज की रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, लेटेस्ट। हाँ, तो आप इनको करना चाहिए ना, आंदोलन करें कि साहब किसान कानून वापस लाओ। फिर वो तो फिर कंगना रनावत ने यही बात कह दी थी, तो पूरी बीजेपी को जो जुलाब लग गए थे, जबकि तो कंगना तब तो रनावत चुनाव ने होने वाले थे ना, अब तो चुनाव जीत हाँ गए। हाँ। तो आइए अब आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा रामदास जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू जय सर। भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री